स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बजट का समर्थन केवल मैं ही नहीं बल्कि सारा देश करता है और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने दिल से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं। पहली बार इस सदन में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और देश के नौजवान नेता ने हमें नारा दिया था कि हम आने वाले समय में अगली पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और रोजगार को अधिक महत्व देंगे। इसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। मैं उनके इन प्रयत्नों को भी सराहना करता हूं। हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे दल की सरकार जो केंद्र में है वह समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हट गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है। इस बजट में जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं, वे संकेत करते हैं कि वे करोड़पतियों के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे देश के जनसाधारण लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो घाटा था और जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया था, उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। उस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे वित्त मंत्री जी पर है। इस बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने बड़े साहसपूर्ण ढंग से इस घाटे को कम किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश को किसी भी विदेशी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम विदेशी बैंकों से ऋण लेते थे तो विरोधी पक्ष के लोग उसकी आलोचना करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने यह घोषणा की है तो हम उनकी घोषणा का स्वागत करना चाहिए। माननीय सभापति जी, कृषि मंत्री जी ने इस सदन में जो मांग रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं कि इस वर्ष के बजट में उन्होंने कृषि के लिए काफ़ी अधिक राशि रखी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन खेती और किसानों की ओर जितना ध्यान दिया जाना था, पिछले सालों में वह नहीं दिया गया है। कृषि के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, उसके कारण कृषि की स्थिति ज्यों की त्यों रही है। अधिक राशि रखने से ही यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका सही और पूरा इस्तेमाल हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। स्थिति यह है कि किसान जो कि अन्न पैदा करने वाला है, वही रात को भूखा सोता है। कृषि की इतने सालों के बाद भी यही स्थिति है। इसको समाप्त करने के लिए हमें शीघ्र कदम उठाने चाहिए। शीघ्र ही नीति में सुधार भी करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिए। मैं माननीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में तेजी से काम हो। यदि सरकार कृषि की स्थिति में सुधार लाना चाहती है तो इसकी पैदावार पर जो खर्च आता है वह किसान को मिलना चाहिए। इसके बिना खेती में सुधार नहीं होगा। इस बारे में सबसे पहले जो करने की बात है वह है कृषि पर आने वाला खर्च किसान को मिले। कृषि के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण हमें जितनी पैदावार मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। हमारी अधिकतर खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो पैदावार नहीं होती है। सिंचाई से हम अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की जितनी भी सुविधा हो
हमें किसानों को देनी चाहिए। बजट में जो रकम रखी गई है वह और अधिक होनी चाहिए। महोदय, बाढ़ भी हमारे देश में एक समस्या है। इतने बड़े देश में एक भाग में सूखा पड़ता है और दूसरे भाग में बाढ़ आती है। बाढ़ को रोकने के सारे उपाय बेकार हो जाते हैं। इससे भी खेती को नुकसान होता है और पैदावार पर असर पड़ता है। हमारे खेतीहर मजदूरों के बिना काम के रहना पड़ता है और उनके परिवारों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं जानता हूं कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपए पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्य भारत ने करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं हो तो किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक इस काम को अपना काम समझें और इसमें यथाशक्ति सहायता करें और इसको पूरा करा दें। कल मैंने सुना और मुझे यह देखकर प्रसन्नता भी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक ही स्थान से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष से आदमियों को बुलाया है और वे आकर काम कर रहे हैं। बहुधा ऐसा होता है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बड़े बड़े अधिकारी दूर दूर से आते हैं, पर जो काम कठिन समझा जाता है उसको स्थानीय लोग ही करते हैं। इसके विपरीत मैंने यहाँ यह भी देखा कि केवल ऊंचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा ठेठ मजदूरी का काम, जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है। वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं, परंतु इतनी दूर से आने जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा, जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह देश इतना बड़ा है और इसके निवासी इतने अधिक हैं कि जब तक सब राज्यों के लोगों का परस्पर थोड़ा बहुत परिचय कराने का विशेष प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तब तक उसका सहयोग नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वजों ने इस सारे देश को सदा ही एक माना है और इसीलिए जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय की तो हिंदुस्तान के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए चारों मठों का दर्शन करने का महात्म्य है। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है। इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जनोपयोगी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहां तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से
विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, रोक लगाता है। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों ने पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस ने निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहां इस विधेयक की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागज़ों में ही न बना रह जाए। आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त कर नहीं सकी है।